हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, यह है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का हैंडराइटिंग नोट्स, जो कि एनसीईआरटी के बुक के माध्यम से तैयार किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस हैंडराइटिंग नोट से काफ़ी हद तक आपको एग्जाम में प्रॉफिट मिलेगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है अध्याय 10 में। आज का लेसन है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। ठीक है, ये लेसन का नाम है। इससे संबंधित आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात किया गया है कि 1765 तक ब्रिटिश सत्ता पूर्वी भारत के बड़े हिस्से को हड़प लिया गया और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद नए राजनीतिक शक्तियों का उदय हुआ। आगे बात किया गया दोस्तों वो है औरंगजेब ने दक्कन में 1779 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संस्थाओं को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। आगे और हम आपसे बात करें दोस्तों, वो है आपका दोस्तों कि औरंगजेब के शासन काल में सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन से मतलब है दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। दोस्तों इसमें नोट है कि 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा। और इसमें दूसरा नोट है दोस्तों कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली जो 1748 से 1761 तक इनका शासनकाल रहा है के बीच इसने 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। और थोड़े से आगे चले दोस्तों तो जो इसमें जिक्र किया गया है वो है आपका दोस्तों कि 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियर जिनका शासनकाल 1713 से 1719 और आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 के इनका शासनकाल में इनकी हत्या हो गई। और 2 अन्य बादशाह वो कौन थे दोस्तों, तो वो था अहमद शाह जिनका शासनकाल था 1748 से 1754 और दूसरा था दोस्तों शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने उन्हें अंधा कर दिया। इसमें आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बढ़ गया और राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। वो कौन कौन से थे दोस्तों 3 भाग, तो दोस्तों पहला है अवध, बंगाल, हैदराबाद जो कि पहले मुख्य प्रांत थे। और दूसरा इसमें बताया गया दोस्तों वो है कि ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। और तीसरा मराठा, सिखों तथा जाटों के राज्य से आते थे। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ शाह जिनका शासनकाल था 1724 से 1748। देखते हैं दोस्तों इस दौरान क्या क्या चीज़ें हुई। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें बात किया गया है वो है निजाम उल मुल्क आसफ शाह जिनका शासनकाल 1724 से 48 में था, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, हैदराबाद राज्य की स्थापना की। और आगे और हम आपसे बात करें तो वो था दोस्तों आसफ शाह मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर के दरबार में एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि आसफ शाह को अवध के सूबेदार के बाद में दक्कन का कार्यभार दिया गया। और थोड़े से आगे हम चले दोस्तों तो बात किया गया है कि आसफ शाह ने दक्कन के विद्रोहियों और दरबार का प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उस क्षेत्र का शासक बन गया। आगे और इनके बारे में क्या बात किया गया है तो वो है दोस्तों कि आसफ शाह ने मनसबदार नियुक्त किए और जागीरें प्रदान की। और थोड़े से आगे चले दोस्तों तो इसमें बात किया गया है कि हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर से मराठों और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध में सदा संलग्न रहता था। आगे बात किया गया है वो है आसफ शाह जो कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रों उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र नियंत्रण में लेने का प्रयास किया, परंतु ब्रिटिश शक्ति ने उन्हें रोक दिया। आगे जो बात किया गया है दोस्तों वो है टॉपिक अवध जिसके संस्थापक थे दोस्तों, तो वो थे दोस्तों बुरहान उल मुल्क शहादत खान। इनके बारे में देखते हैं क्या क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बुरहान उल मुल्क शहादत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। और अवध एक समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मार्ग
उसी से होकर गुजरता था। आगे जो बात करेंगे दोस्तों वो था शहादत खान ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। आगे बात किया गया दोस्तों वो है शहादत खान ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त जागीरदारों अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी गई और दोस्तों उसने अनेक राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। शहादत खान ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। और आगे बात किया गया दोस्तों वो है शहादत खान का राजस्व का ठेका उसके ऊंची बोली लगाने पर इजारेदार को देता था। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है बंगाल के बारे में बात किया गया। इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों तो वो थे मुर्शिद कुली खान। इनके बारे में देखते हैं क्या क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों मुर्शिद कुली खान बंगाल के नायब था जो प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त था। मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बन पाया और बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनः निर्धारण किया गया। और आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है कि मुर्शिद कुली खान द्वारा जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूलने किया जाता था और बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना भी पड़ता था। जो लोग राजस्व भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें अपनी जमीन के बड़े जमींदारों को भी बेचनी पड़ती थी। जो लोग राजस्व नहीं दे पाते थे दोस्तों उनको अपनी जमीन को बड़े जमींदार को बेचनी पड़ती थी। आगे देखते हैं क्या जिक्र किया गया है इनके बारे में। दोस्तों आगे नोट है कि इज्जतदारी की प्रथा जो मुगल द्वारा नापसंद की गई थी वो 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई। दूसरा नोट है दोस्तों वो है अलवर्दी खान के शासनकाल जो 1740 से 56 में तक रहा। उसमें राज्य और साहूकारों के बीच घनिष्ठ संबंध रहा और उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। आगे बात किया गया दोस्तों वो है राजपूतों की वतन जागीरें। ये आपका हेडिंग है दोस्तों। इसमें जो बात किया गया है वो है अंबर और जोधपुर राजघराने मुगल व्यवस्था में सेवारत रहे और जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर से सवाई राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार मिल गया और बादशाह जहादार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों पर नवीनीकरण कर दिया। और आगे जो जिक्र किया गया है दोस्तों वो है दोस्तों कि जोधपुर राजघराने में नागौर को जीत लिया और अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया और सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और 1772 में आगरा की सूबेदारी उसे दे दी गई। किसको? राजा जय सिंह को। आगे और हम आपसे बात करें दोस्तों वो है दोस्तों 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों से इन रजवाड़ों का विस्तार रुक गया। और आगे बात किया गया दोस्तों वो है जयपुर के राजा जय सिंह के बारे में। तो दोस्तों 1732 में फारसी वृत्तांतों के अनुसार 12 वर्ष के लिए आगरा का सूबेदार और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा का सूबेदार रहे। कौन? राजा जय सिंह। ठीक है। आगे जो बात किया गया दोस्तों वो है सिख के बारे में। सिख क्या थे? तो दोस्तों 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक बड़ा राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गया और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उनके पश्चात राजपूत व मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक और इसका हम सेकेंड पार्ट भी लेके आएंगे। आई होप यू कि आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों आप जिनसे कनेक्टेड हैं अपने फ्रेंड्स, कलिंग्स, यार उनके यहाँ आप हमारा वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। फिर मिलेंगे इस टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। छोटा छोटा वीडियो रहेगा दोस्तों तो आपको अच्छे से कंटेंट समझ में आएगा। धन्यवाद दोस्तों।